नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा देश दो दो महापुरुषों का जन्म दिवस मना रहा है। एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री का। तो आज हम लोग महात्मा गांधी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि मेरा जो वीडियो है वो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो बेहतर रहेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं बारी बारी से महात्मा गांधी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। तो लाल बहादुर शास्त्री जो थे, लाल बहादुर शास्त्री जी आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जब क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बिना अपने कार्यकाल पूरा किए बिना 1964 में उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का कमान सौंपा गया और उन्होंने 1964 से लेकर के 66 तक भारत की प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मात्र 2 साल के एक संक्षिप्त कार्यकाल में ही लाल बहादुर शास्त्री ने कई बड़े कारनामे किए। उन्होंने 1965 की जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई थी उन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ। 1965 की जो भारत पाकिस्तान लड़ाई थी, भारत पाकिस्तान युद्ध, इसमें भारत आपने जाना ही होगा कि भारत इसमें विजयी रहा था। और इस लड़ाई यह लड़ाई लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल के दौरान ही हुआ। वहीं 1965 में ही भारत में हरित क्रांति शुरू हुआ। हरित क्रांति वह भी लाल बहादुर शास्त्री जी के शासनकाल के दौरान ही शुरू हुआ। और इस दौरान उन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया, जय जवान जय किसान, जिसका मतलब यह था कि उनका ऐसा मानना था कि हमारा देश जो है वह 2 ही लोगों के वजह से सुरक्षित रह सकता है, एक जवान और दूसरे किसान। अगर जवान ठीक ना हो, जवान हमारे तत्पर ना हो तो हमारे देश की सीमाएं खतरे में पड़ सकती है। वहीं अगर किसान समय से अनाज ना उगाएं तो आप समझ सकते हो कि लोग भूखे मर सकते हैं। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो उनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान रहा। जय जवान जय किसान। थोड़ा सा शुरुआती जीवन की बात करें शास्त्री जी का, तो उनका जन्म जो था वह 1904 में मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उनका बचपन काफ़ी संघर्षों से गुजरा। वे बचपन में स्कूल जाने के दौरान एक नदी पार करके जाते थे और इस दौरान उनको अपने जो थैला हुआ करता था किताबों से भरा हुआ, उसको किसी तरह से बचाते हुए नदी पार करना होता था। तो आप समझ सकते हो कि कितने संघर्ष करके वे अपनी पढ़ाई पूरी किए हैं। और उनका यह संघर्ष हमें कुछ सीख भी देता है कि इंसान भले देश दुनिया कहीं से भी डिग्रियां बड़ी बड़ी हासिल कर ले, लेकिन अगर उसके जीवन में संघर्ष नहीं आता है तो वह डिग्रियां कोई खास कामयाबी नहीं दिलाती है। और संघर्ष रहता है, जीवन संघर्षों से भरा रहता है, तो वह इंसान छोटे स्तर पर भी रहकर, छोटे इलाके छोटे शहर में भी रहकर बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उसका जीता जागता उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री को हम देख सकते हैं। और 1966 में एक दुखद घटना यह हुई कि रूस के ताशकंद में शास्त्री जी का देहांत रहस्यमयी तरीके से हो गया। तो यह बेहद दुखदायी घटना रही देश के लिए। भारत ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को खो दिया जो कि काफ़ी दूरदर्शी नेता, बिल्कुल नेहरू जी की तरह आगे की सोचने वाला, देश के लिए पूरे वैसे प्लान बनाने वाला नेता जो कि देश को लॉन्ग टर्म बेहतर रास्ते पर लेकर जा सकता था। तो शास्त्री जी का देहांत देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। तो वे थे हमारे शास्त्री जी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। 2 अक्टूबर 1904। तो संयोगवश उनका जन्म दिवस भी उसी दिन है जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का है। तो दोनों नेता बहुत ही शानदार रहे हैं, देश के लिए अतुलनीय योगदान दिए हैं। तो ये रहा हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब हम लोग
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बात करेंगे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बात करने के दौरान मैं यह आपसे कहना चाहूँगा कि आप हिस्ट्री का जो अध्ययन है, जो इतिहास का अध्ययन है, उसके तरीके में बदलाव लाइए। हमने अक्सर देखा है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ तारीखों को, स्थानों को, नाम को ही ज़्यादा तरजीह देते हैं। उनका ऐसा मानना है कि इतिहास मतलब तारीख, स्थान का नाम, उनका पिता का नाम, उनके माता का नाम, यही इतिहास अध्ययन है, जो कि सरासर गलत है। इतिहास का अध्ययन सिर्फ और सिर्फ तारीखों और स्थानों के नाम का अध्ययन नहीं है। इतिहास का अध्ययन जो है वह बदलाव का अध्ययन है। इतिहास बदलाव का अध्ययन करना है। इतिहास में जो घटनाएं हुई है उनसे सीखने को इतिहास कहा जाता है। तो 5 मुद्दों के द्वारा हम लोग महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके बारे में एक वीडियो में बोल पाना, उनके बारे में पूरा वृत्तांत सुना देना, ये असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे सामने जो मुद्दा रहेगा वो पहला मुद्दा यह रहेगा कि उनके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए। उसके बाद उनकी उपलब्धियों पर बात करेंगे, उपलब्धियाँ। उसके बाद हम लोग स्वच्छता को लेकर के प्रति गांधी जी के नज़रिए को देखेंगे। गांधी जी के नज़रिया, गांधी जी का नज़रिया। उसके अतिरिक्त विवाद के कारण, और 5वां जो मुद्दा होगा, गांधी जी से हम क्या सीखें, गांधी जी से हम क्या सीखें। और आप कहेंगे कि विवाद के कारण का मतलब हम नहीं समझे। तो विवाद के कारण जो मुद्दा है वह यह है कि अक्सर देखा गया है कि लोग गांधी जी के प्रति इतिहास की बेहतर समझ न होने की वजह से गलत धारणाएं रखते हैं। उन्हें पता नहीं कहाँ से इस तरह की मैसेज मिलते रहते हैं, कहाँ वे लोग इस तरह की बातें सुनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गांधी जी की परिचय जानेंगे, उसके बाद अन्य मुद्दों पर आएंगे। तो परिचय, गांधी जी का जो जन्म की बात करें, जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, पोरबंदर एक शहर है, पोरबंदर गुजरात का एक तटीय शहर, वहाँ पर गांधी जी का जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पिता मोहनदास करमचंद गांधी। वहीं उनकी माता का नाम पुतलीबाई था, और उनकी पत्नी का नाम अगर कहा जाए तो कस्तूरबा गांधी था, कस्तूरबा गांधी। उनके पिताजी के पेशे की बात करें तो उनके पिता राजकोट के दीवान थे। दीवान एक पद होता था राजाओं के ज़माने में, जो कि एक ऐसा पद होता था जो लगान संबंधी या राजा के दरबार में जितने भी टैक्स संबंधी या वित्तीय मामले कह सकते हो, वित्तीय मामले की देखरेख उन्हीं के जिम्मे होता था। तो यह साबित करता है, पिताजी की उनकी यह पेशा साबित करता है कि गांधी जी कोई मामूली घर से नहीं थे। गांधी जी एक समृद्ध परिवार से संबंध रखते थे। तो ये था गांधी जी की शुरुआती परिचय। और उनकी शिक्षा की बात करें तो शुरुआती शिक्षा तो पोरबंदर और इसके आसपास से हुआ। उसके बाद वे वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन भी गए थे, और उसके बाद लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे दक्षिण अफ्रीका गए। किस लिए गए? तो एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के लिए मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। क्या था दादा अब्दुल्ला का केस? तो दादा अब्दुल्ला को दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग परेशान करते थे। केवल दादा अब्दुल्ला को ही नहीं, वहाँ पर रह रहे सभी भारतीय और वहाँ के मूल निवासी, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी थे, ब्लैक लोग, उनके खिलाफ काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। उनके प्रति उनका रवैया बेहद खराब था। तो दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका बुलाया, और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने एक नए तरीके से संघर्ष करते हुए सत्य और अहिंसा के बदौलत वहाँ के
जो नॉन वाइट्स थे, यानी अश्वेत लोग जो थे, उनके मांगों को पूरा करवाते हैं, वहाँ उनको सफलता मिलती है। और इस कारण भारत के अंदर भी उनकी एक पहचान बन। खबर भारत में भी आता है कि गांधी नाम का एक वकील दक्षिण अफ्रीका में बिना हथियार उठाए वहाँ के लोगों को अधिकार दिला रहा है। तो भारत में भी उनको इनवाइट किया गया, भारत बुलाया गया उनको। तो गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। 9 जनवरी 1915 को भारत आए। तो यह था गांधी जी का शुरुआती परिचय और भारत आगमन की कहानी। अब उसके बाद अगला जो मुद्दा हम लोग के सामने रहेगा कि उनकी उपलब्धियों पर हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने पाई, कौन कौन से आंदोलन भारत में शुरू किए, किसमें सफलता मिली। तो आंदोलनों की बात हम लोग करेंगे अगले मुद्दे में। तो अगला जो मुद्दा है वह उनकी उपलब्धियों को लेकर के उपलब्धियां। तो आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने अपना पहला आंदोलन किसानों के पक्ष में बिहार के चंपारण में शुरू किया था। तो पहला उनका जो आंदोलन था वह चंपारण आंदोलन था। चंपारण आंदोलन कहिए, चंपारण सत्याग्रह कहिए, सत्याग्रह। उसके बाद 2 आंदोलन जो थे वह 1918 में 2 आंदोलन, एक अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और दूसरा जो था वह है खेड़ा आंदोलन। यह मिल मजदूरों के पक्ष में था, वहीं यह एक बार पुनः चंपारण सत्याग्रह की तरह किसानों के पक्ष में था। हालांकि चंपारण सत्याग्रह जो था वह नील के खेती के खिलाफ था, क्योंकि अंग्रेज चंपारण के किसानों से नील की खेती करवा रहे थे और उस नील की खेती से काफ़ी हानि था, किसानों को काफ़ी तकलीफ था, इसलिए उसको बंद कराना की कोशिश वो लोग कर रहे थे। अब उसके बाद के आंदोलनों की बात करें तो गांधी जी का अगला आंदोलन जो है 1920 में शुरू होता है, असहयोग आंदोलन। 1920 से 1922 तक चलता है। यह आंदोलन तब तक चलता है जब तक चौरी चौरा की घटना नहीं हो जाती। एक चौरी चौरा की घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा बाजार में, और उसके वजह से 1920 से 22 का जो असहयोग आंदोलन था उसे महात्मा गांधी को रद्द करना पड़ा। अगले बड़े आंदोलन की बात करें तो 1930 में गांधी जी एक और आंदोलन शुरू करते हैं जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। वहीं एक अन्य आंदोलन की बात करें तो अगला आंदोलन जो व्यापक आंदोलन था गांधी जी का 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों में बात करें कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था, तो वह गांधी जी का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन था। यह सवाल एग्जाम में पूछने की संभावना रहती है कि गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो गांधी जी का पहला जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। और वहीं अगर चंपारण आंदोलन की बात करें तो वह किसान आंदोलन था। जन आंदोलन का मतलब यह हुआ कि वह जिसमें जनता की पूरी भागीदारी हो। यह तो स्पेशली किसानों के लिए था, विशेष करके वह किसानों के लिए था, लेकिन जनता की बड़ी भागीदारी के साथ जो पहला आंदोलन शुरू हुआ था वह असहयोग आंदोलन था। 1920 से 22 तक चला। उसके बाद आपको मालूम है कि इसके 5 साल के बाद 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई। 1947 में 15 अगस्त 1947 को। और एक और तिथि की बात कर लें यहीं पे, तो वह तिथि यह है कि 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या एक कट्टरपंथी व्यक्ति नथुराम गोडसे के द्वारा हो जाती है। तो यह कुछ गांधी जी संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन थे। तो इसके आगे हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे कि स्वच्छता को लेकर के गांधी जी का क्या राय था, क्यों स्वच्छता की बातें गांधी जी से जोड़ी जाती है। एक कदम स्वच्छता की ओर आपने देखा होगा ऐसा नारा देते हुए लोगों को। तो अगला जो इशू है स्वच्छता को लेकर तो गांधी जी अपने जीवन काल में स्वच्छता को लेकर के काफ़ी जागरूक थे। वे स्वच्छता को आज़ादी से ऊपर तरजीह देते थे। कहते थे कि आज़ादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है लोगों की स्वच्छता। लोग स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, लोग शौचालयों का इस्तेमाल करें, लोग साफ रहें, आसपास सफाई रखें। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा था कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में स्वच्छता को काफ़ी तरजीह दी जाए। जो स्कूली शिक्षा है उसमें स्वच्छता को प्रमुखता से रखा जाए। और उन्होंने स्वच्छता ही सेवा ऐसा नारा भी दिया था।
तो हम समझ सकते हैं कि गांधी जी स्वच्छता को लेकर के काफ़ी अवेयर थे, काफ़ी जागरूक थे और उनका स्वच्छता को लेकर काफ़ी जोर था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर हम स्वच्छता पर जोर नहीं दे रहे हैं तो यह भी एक हिंसा ही है, यह भी एक हिंसा है। इसका मतलब यह है कि गांधी जी यह मानते थे कि अगर हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो आसपास के लोगों को बीमारी फैलेगी, खुद भी बीमार पड़ेंगे और इस बीमारी की वजह से आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो गांधी जी स्वच्छता को लेकर के काफ़ी जागरूक थे। तो स्वच्छता की इशू पर बात हो गया। अब उसके बाद जो हम बात करेंगे वह यह बात करेंगे कि गांधी जी को लेकर इतना विवाद क्यों खड़ा किया जाता है। तो विवाद के कुछ मायने यह है, अब हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि गांधी जी को लेकर के इतना विवाद क्यों है। तो विवाद के पीछे जो वजह है, उसके पीछे एक वजह यह लोग कहते हैं कि जब 1931 में 23 मार्च 1931 को जब भगत सिंह को फांसी हुई थी तो उस फांसी को गांधी जी ने टलवाया क्यों नहीं था, उसको रद्द क्यों नहीं करवाया था। तो दोस्तों ऐसा नहीं था कि गांधी जी ने इसके लिए प्रयास नहीं किया था। एक होता है कि प्रयास ना करना और एक होता है कि सफलता ना मिलना। तो गांधी जी ने प्रयास किया था, सफलता भले नहीं मिली थी उनको, बात समझ रहे। गांधी जी ने प्रयास किया था, भले उनको सफलता नहीं मिली इस मतलब कोशिश में, लेकिन गांधी जी ने भगत सिंह के फांसी को टलवाने की भरपूर कोशिश की थी। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि वह पक्षपात करते थे, हिंदुओं के खिलाफ उनकी रवैया बेहतर नहीं था। तो हमें यह बताएं कि अगर गांधी जी का रवैया हिंदुओं के प्रति बेहतर नहीं होता तो 1932 में वे पुनः समझौता डॉक्टर अंबेडकर के साथ क्यों करते। उन्होंने 1932 में पुनः समझौता किया यरवदा जेल में। जब गांधी जी यरवदा जेल में बंद थे उस समय डॉक्टर अंबेडकर वहाँ आते हैं, उन दोनों के बीच में पुनः समझौता होता है। अगर उनके मन में हिंदू धर्म के लोगों को एक करने की भावना नहीं होती तो गांधी जी ऐसा क्यों करते। तो गांधी जी को के प्रति इस तरह की धारणाएं रखते हैं लोग। इसके अलावा लोग कहते हैं कि गांधी जी के वजह से ही बंटवारा हो गया देश का। 1947 का जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, गांधी जी नहीं होते तो नहीं होता। गांधी जी ने विभाजन में क्या कर दिया भाई, विभाजन तो मोहम्मद अली जिन्ना और उनकी जो दल थी मुस्लिम लीग, उसका षड्यंत्र था, सोची समझी साजिश थी और लोग बापू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। गांधी जी की इसमें कोई गलती नहीं थी। इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो 45 करोड़ रुपया जो पाकिस्तान को देने के लिए गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया था, उसके वजह से पाकिस्तान ने ऐसा कारनामा किया, भारत के खिलाफ लगातार लड़ाइयाँ लड़ा, 65 का लड़ाई, तो 71 का लड़ाई, तो 99 का लड़ाई। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान को 45 करोड़ न देने के बावजूद भी वह लड़ता और गांधी जी ने 45 करोड़ उसको दिला करके भारतीय लोगों के मस्तक को एक तरह से कह सकते हैं कि ऊंचा करने का प्रयास किया कि आने वाली पीढ़ियां याद रखे, चाहे वो भारत की हो या पाकिस्तान की हो, कि भारतीय लोग कभी किसी का हक नहीं मारते, जिनका जो अधिकार होता है उनके वो अधिकार लौटाते हैं। तो गांधी जी को गलत ठहराना बंद कीजिए, गांधी जी के प्रति मन में श्रद्धा रखिए। अगर आप उनके प्रति गलत धारणा रखते हैं तो वह एक पुण्य आत्मा, एक महान आत्मा के प्रति मतलब हमारा खराब विचार दर्शाता है, हम उनके अपमान करते हैं। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। तो ये सभी जो मुद्दे हमने जो बताया, यही विवाद के कारण है कि गांधी जी को लेकर के इस तरह की धारणाएं आती हैं। अब बात आया कि गांधी जी से हम क्या सीखें। तो गांधी जी से सीखने के लिए कोई एक या दो बात नहीं है कि गांधी जी से हम सीख सकते हैं। गांधी जी से सीखने के लिए दर्जनों बातें हैं। सबसे पहला जो उनका सत्य अहिंसा वाला मार्ग था, वह तो बहुत ही अनुकरणीय है। दुनिया के लिए सीखने की बात है कि गांधी जी के आगमन से पहले, गांधी जी के भारत आगमन से पहले किसी भी भारतीय ने ऐसा नहीं सोचा था कि एक ऐसी भी लड़ाई हो सकती है जिसमें बिना हथियार की बात हो, मतलब जिसमें हथियार प्रयोग की कहीं कोई जगह ही ना हो। बिना लाठी के, बिना तलवार के, बिना भाले के, बिना बंदूक के कैसे लड़ाई हो सकती है, ऐसा लोगों का मानना था। लेकिन गांधी जी ने लोगों की सोच को पूरी तरह से बदल दिया। हालांकि यह बात ध्यान रखने वाली है कि गांधी जी कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। ऐसा नहीं था कि गांधी जी झुक गए थे इसलिए अहिंसा के मार्ग पर चल रहे थे, ऐसा नहीं था। ये हम गलत फहमी में रहते हैं कि जो लोग अहिंसा के मार्ग पर होते हैं वह डरपोक होते हैं, वो डरते हैं, ऐसा नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल जैसे खतरनाक व्यक्ति के सामने चले गए, किस बदौलत? अहिंसा के अपने नीति के बदौलत। उनके मन में ऐसा सोच था, ऐसा विश्वास था कि जो व्यक्ति अहिंसा के रास्ते पर चलता है, सही सत्य के रास्ते पर चलता है, उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। और बापू भी ठीक उसी प्रकार के रास्ते पर चलते थे।
इसके अलावा बापू से सीखने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पूरे भारतीय समाज को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास किया। और यह आसान काम नहीं होता है दोस्तों। किसी एक समुदाय का नेता बनना बेहद आसान है। दलितों का नेता बन जाना, महिलाओं का नेता बन जाना, उच्च जातियों का नेता बन जाना, निम्न जातियों का नेता बन जाना, लेकिन सबको एक साथ लेकर चलना, समग्रता से लेकर चलना, सबके बीच बैलेंस बनाकर चलना, ये अगर कोई सीखे तो बापू से सीखे। और बापू के आंदोलन की एक खास बात यह भी थी कि उनके आंदोलनों में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लोगों को, अपने घर की महिलाओं को महात्मा गांधी के आंदोलनों में भेजने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि गांधी के आंदोलन अहिंसक होता था। उनके आंदोलन में कहीं कोई मार काट हिंसा की बात नहीं होती थी। तो गांधी जी का आंदोलन में महिलाओं का भी काफ़ी भागीदारी था और वे महिला सशक्तिकरण पर भी बहुत जोर देते थे और स्वदेशी की बात करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के एक मतलब नस को पकड़ लिया था कि अंग्रेज भारत में टिके क्यों हैं। वे समझ चुके थे कि वह सभी व्यापारी हैं और वे यहाँ पर इसीलिए टिके हैं क्योंकि भारत में एक बड़ा मार्केट दिखता है, क्योंकि उस समय भी भारत की जनसंख्या 30 करोड़ से ज़्यादा ही थी। और जहाँ 30 करोड़ की से ज़्यादा जनसंख्या हो वहाँ तो लाजमी है कि अंग्रेज जैसे व्यापारी टिकेंगे ही टिकेंगे। वे लोग भारत से कच्चा माल खरीद करके लेकर जाते थे अपने देश, और अपने देश के कल कारखानों में उसे मिल में कपड़ा तैयार करके और वापस भारतीयों को बेचते थे। केवल कपड़े ही नहीं, बहुत सारे विदेशी सामान भारतीय लोग खरीदते थे। तो गांधी जी ने इसी के ऊपर प्रहार किया, कहा कि अगर अंग्रेजों का ये व्यापार का क्रम टूट जाएगा, भारतीय लोग अंग्रेजों के सामान खरीदना बंद कर देंगे, तो अंग्रेजों का भारत में रहने का कोई वजह नहीं बन रहेगा। उनके इस कदम से अंग्रेजों को इतनी तकलीफ हुई कि अंग्रेज लोग बैठकर बात करने की बात कहने लगे कि गांधी जी आइए ना, बैठ करके बात कर लेते हैं। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव दिया। आप गोलमेज सम्मेलन के बारे में तो जानते ही होंगे, 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, लेकिन गांधी जी सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए। तो गांधी जी से बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं, उनके रास्ते को अपना सकते हैं। गांधी जी के बारे में कुछ अन्य तथ्यों की बात कर लें तो गांधी जी जीवन में एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1924 में। 1924 में जब कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 24 में, वे एक बार कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी रहे महात्मा गांधी, जो कि बेलगाम में हुआ था। बेलगाम वर्तमान के कर्नाटक में पड़ेगा। वहीं कांग्रेस से उन्होंने 1934 में इस्तीफा दे दिया था। 1934 में कांग्रेस से इस्तीफा। हालांकि कांग्रेस में न रहते हुए भी 1934 के बाद भी कांग्रेस के ऊपर गांधी जी का बेहद ज़्यादा प्रभाव था, नैतिक प्रभाव था। गांधी जी के विचार काफ़ी मायने रखते थे। कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, इसके लिए बड़े बड़े नेता जो थे उस समय के, वे लोग लगातार गांधी जी के संपर्क में रहा करते थे। तो कांग्रेस के अध्यक्षता से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया महात्मा गांधी ने। तो ये थी महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपको बेहद पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें।